मनुष्य की बुद्धि विपरीतता की यह कैसी भयंकर विकृत और विडंबना है कि जो समझ, जो शक्ति, जो साधन, स्वास्थ्य संवर्धन के साधन जुटाने में संलग्न होकर लोगों को स्वस्थ, सुंदर, दीर्घजीवी, बलवान, परिपुष्ट, पराक्रमी बना सकते थे, वे ही उल्टा सर्वनाश करने में लगे हुए हैं। यह सुनिश्चित तथ्य है कि मनुष्य के शरीर में जो सुस्थिर जीवनी शक्ति रोगों का आक्रमण रोकने में, बीमारी में संघर्ष करने, स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने में संचित संपत्ति की तरह जमा रहती है, वह ब्रह्मचर्य से ही संग्रहित होती है। भीष्म, हनुमान, शंकराचार्य, दयानंद आदि अगणित ऐतिहासिक महापुरुष अपनी शारीरिक और मानसिक प्रतिभा का चमत्कार जिस आधार पर दिखा सकने में समर्थ हुए, उसका मूल ब्रह्मचर्य में ही सन्निहित था। बिजली घर में जितना अधिक शक्ति भंडार जमा होता है, उसी आधार पर संबंधित मशीनें, बत्तियां, पंखे आदि चलते हैं। शक्ति कोश घट जाए तो उन सभी उपकरणों की चाल मंदी हो जाती है। मनुष्य के आहार द्वारा रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा आदि बनते बनते अंततः रेतस एवं ओजस नामक तत्व बनते हैं, जो नस नाड़ियों में, दिल दिमाग में, आंत अमाशय में, नेत्रों की ज्योति और प्राणी में, प्रजनन शक्ति और प्रतिभा में समन्वित मनुष्य को प्रतिभाशाली, साहसी, पराक्रमी, परिश्रमी, बुद्धिमान बनाते हैं। यह रेतस और ओजस जिनके पास जितनी बड़ी मात्रा में संग्रहित है, वस्तुतः वह उतना ही बड़ा अमीर है। इस पूंजी की ब्याज पर कोई चाहे तो निरोग जीवन का आनंद खुशी खुशी लेता रह सकता है। इस सच्चाई से हर बालवृद्ध को अवगत होना चाहिए था और इतनी अमूल्य निधि का अपव्यय न होने पाए, इसके बारे में सतर्क रहना चाहिए था। पर मानवीय दुर्बुद्धि को क्या कहा जाए। आज तो उसकी सारी चेष्टाएं इस बात में लगी हुई हैं कि इस जीवन निधि को फूंक फाक कर कितनी जल्दी स्वाहा किया जाए। आतिशबाजी जलाते समय जो मज़ा बच्चों को आता है, जीवन के बहुमूल्य प्राण तत्व को इसी प्रकार समझ लोग जलाते और मोद मनाते हैं, तब आश्चर्य होता है। जन स्वास्थ्य की समस्या कितनी अधिक विकट होती चली जा रही है, इसे यदि बारीकी से ध्यान दिया जाए तो पता चलेगा कि घाव भीतर ही भीतर कितना गहरा बढ़ता चला जा रहा है। सरकारी स्वास्थ्य रिपोर्ट यदा कदा छपती रहती हैं। उन्हें देखने से विदित होता है कि कितने अजीब अजीब किस्म के रोग उपज पड़े हैं और उनमें कितने अधिक लोगों को कितना अधिक त्रास सहना पड़ता है। पुरानी बीमारियां, जूड़ी, तिजारी अब कम देखने सुनने में आती हैं, क्योंकि शरीर में विजातीय पदार्थों को तेजी से मार भगाने की क्षमता ही नहीं रही। अधजली लकड़ी के कोयले जैसे धीरे धीरे सुलगते रहते हैं, वैसे वैसे मंद रोग शरीर के अंग प्रत्यंगों में जड़ जमाए बैठे रहते हैं और लकड़ी में लगे घुन की तरह उसे दिन दिन खोखले करते चले जाते हैं। लोगों से पूछताछ की जाए तो अपच की शिकायत 90% लोगों को पाई जाएगी। अच्छी तरह भूख न लगना, पाचन ठीक से न होना, दस्त साफ न होना, गैस उठते रहना, मुंह से बदबू, पेट में भारीपन, दांतों में पायरिया, मुंह में छाले जैसी शिकायतें हर किसी को मिलेगी। नींद पूरी न आना, सिर भारी रहना, गर्मी में गर्मी और सर्दी में सर्दी अधिक लगना, शरीर का निर्जीव सा रहना, थोड़ा काम करते ही भारी थकान होना जैसी शिकायतें शायद ही किसी विरले व्यक्ति को न हों। अब यह बीमारियां भी एक प्रकार की फैशन बन गई हैं। जिस प्रकार कलाई में घड़ी बंधी रहना एक शान है, उसी प्रकार जुकाम, खांसी, बवासीर, नींद लाने की गोली, एस्प्रिन आदि 10-5 दवाएं साथ न रहें तो समझा जाएगा वह गंवार किस्म का आदमी है, फैशनेबल बाबूजी नहीं। यह सामान्य शिकायतें हुई। अन्य कितने ही तरह के रोग धीरे धीरे जन स्वास्थ्य का अंग बनते चले जा रहे हैं। जोड़ों में दर्द, दिल की धड़कन, जुकाम, प्रमेह, प्रदर, पेशाब की जलन, बवासीर, मधुमेह जैसी बीमारियां नवस पकड़कर अंधाधुंध हर किसी को बताना शुरू कर दीजिए। 3/4 आदमी यही कहेंगे, आपने बिल्कुल ठीक बताया, हमें इन्हीं रोगों का कष्ट है। इनके अतिरिक्त अलग अलग प्रकृति और परिस्थितियों के लोग
अलग अलग किस्म की बीमारियों से ग्रसित देखे जाते हैं। कोढ़, तपेदिक, उपदंश, दमा, फीलबंद, रक्तचाप जैसे रोगों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ती चली जा रही है कि उनकी चिकित्सा का कोई प्रबंध ठीक से बन नहीं पड़ रहा है। एक हकीम की धूल चाटकर दूसरे डॉक्टर के द्वारे नाक रगड़ते और हर जगह से ठगे और निराश व्यक्ति लाखों की संख्या में देखे जा सकते हैं, जो तथाकथित चिकित्सा और चिकित्सकों के फेर में अपनी टुली मुली सब खर्च करा चुके और अंत में झक मारकर जिस तिस स्थिति में पड़े कराह रहे हैं। तथाकथित चिकित्सा विज्ञान की इन दिनों बड़ी तेजी से प्रगति हो रही है। सरकारी अस्पतालों की संख्या सामर्थ्य उत्साहपूर्वक बढ़ाई जा रही है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या हर साल बढ़ रही है। सुशिक्षित डॉक्टर तेजी से बढ़ रहे हैं। गैर सरकारी क्षेत्र में चिकित्सा व्यवसाय की भारी उन्नति है। किसी भी हाट बाजार में चले जाइए, पान बीड़ी बेचने वालों की तरह औषधि विक्रेताओं, चिकित्सकों की पर्याप्त संख्या मिल जाएगी। उन पर ग्राहकों की भीड़ भी मिलेगी। नित नई औषधियों के आविष्कार का क्रियाकलाप तेजी से चल रहा है। अनुसंधान केंद्र और निर्माणशालाएं पूरे वेग से अपने प्रयत्नों में लगे हुए हैं। एक से एक बढ़कर चमत्कारी औषधि बाजार में आने की घोषणा होती है। इतना प्रबल प्रयास होते हुए भी जन स्वास्थ्य में रत्ती भर भी सुधार नहीं हो रहा है। वरन सच तो यह है कि स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। इसका साक्षी हर व्यक्ति स्वयं है। किसी से भी उसके स्वास्थ्य का इतिहास पूछ लीजिए, वह यही कहेगा, चढ़ते खून के थोड़े से वर्ष जरा अच्छी तरह जरूर रह लिए, बाकी तो दिन दिन स्वास्थ्य गिरता ही चला जा रहा है। बाहर से देखने में चेहरा कुछ अच्छा सा भले ही लगता हो, पर भीतर ही भीतर सब कुछ खोखला हो चला। बाहर के लोग ऊपरी शक्ल देखकर किसी के अच्छे स्वास्थ्य का अनुमान लगाते रहते हैं, पर जिस पर बीतती है असली बात वही जानता है। कोई विरले ही भाग्यवान जीवन के आधे समय में अभीष्ट पुरुषार्थ कर पाते हों, बाकी आधी समय तो किसी न किसी रोग में संत्रस्त होकर बेकार पड़े रहने में ही गुजारना पड़ता है। इस वस्तु स्थिति को देखकर मस्तिष्क अनेक प्रश्नों में उलझ जाता है। जबकि इतनी सुविधा साधन सामग्री मौजूद है, चिकित्सा के इतने उपकरण प्रस्तुत हैं, तब अस्वस्थता एवं दुर्बलता का यह दौर बढ़ता क्यों चला जा रहा है? 100-200 वर्ष के तथाकथित अशिक्षित एवं निर्धन पिछड़े लोगों की तुलना में अब हमारे पास साधन बहुत अधिक हैं, ज्ञान बहुत अधिक है। फिर आखिर क्या कारण है कि जन स्वास्थ्य का इतनी चिंताजनक रीति से ह्रास हो रहा है कि यदि उसे रोका न जा सका तो अगले 50 वर्ष में मानवीय पीढ़ियां स्वस्थ, समर्थ पुरुषार्थियों की नहीं, वरन दुर्बल, कामी, दीन दुखी लोगों की स्थिति में पहुंच जाएगी। जब शरीर ही दुर्बल होंगे, शरीरों में ही जान न होगी, बीमारियों ने ही जब ग्रसित कर रखा होगा, तो फिर मनुष्य आखिर करेगा क्या? वह न शूरवीर सैनिक योद्धा बन सकता है, न दिग्गज विद्वान, न प्रतिभा से संसार को चमत्कृत कर सकता है, और न अपने जीवन पर गर्व करने योग्य कोई बड़ी सफलता ही पा सकता है। तब भला ऐसे लोगों का मनुष्य जन्म किस काम का रह जाएगा? ऐसा क्यों हो रहा है? कठिनाई क्या है जो जन स्वास्थ्य को संभलने नहीं देती? इस प्रश्न का उत्तर उनके स्तर पर सोचने और हल करने से काम न चलेगा। दूध पानी मिला मिलता है, घी महंगा है, वेजिटेबल घी ने स्वास्थ्य बिगाड़ दिया। जैसे बहाने ढूंढ ढूंढ कर झूठा आत्मसंतोष करने और अपने को निर्दोष मानने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता, और ना उनके उपाय ही कुछ काम चला सकते हैं। दुग्धशालाएं, घृत भंडार, फलों की खेती, मूल्यवान भोजन की व्यवस्था करना अच्छी बात है और उन्हें प्रोत्साहित किया ही जाना चाहिए। पर एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि मुरझाया पेड़ जड़ सींचने से ही हरा होगा। पत्ती सींचकर कोई ठोस परिणाम पाने की आशा नहीं की जा सकती। स्वास्थ्य समस्या हमने असंयम अपनाकर उत्पन्न की है।
और जब तक यह कारण बना रहेगा, उलझनों के सुलझने की कोई संभावना नहीं है। दिमागी विकृति ने कठिनाई को उत्पन्न किया है और यदि उसे हल करना हो तो सुधार वहीं करना चाहिए जहां से वह पैदा होती है। कच्चे देहाती बांधों में चूहे छेद कर देते हैं और वहां से पानी बहने लगता है। यदि वह लगातार बहता रहे तो छेद चौड़ा होकर दूर दूर तक के क्षेत्र को पानी में डुबा सकता है। इसलिए संबंधित लोग बहते हुए पानी को रोकने के लिए सबसे पहले यह तलाश करते हैं कि आखिर यह पानी आता कहाँ से है, छेद का मूल उद्गम कहाँ है। यदि वह पता चल गया तो ही वह पानी बंद हो सकता है, अन्यथा बाहर से रोकथाम कर देने पर भी मूल उद्गम पानी को जोर से उकसाता रहता है और बहाव कहीं दूसरी जगह से फूट निकलता है। ठीक यही बात स्वास्थ्य समस्या पर लागू होती है। मूल्यवान आहार की सुव्यवस्था बनाने और चिकित्सा के साधन उत्पन्न करने के प्रयत्न सराहनीय हैं। इनसे थोड़ी सुविधा सहायता भी मिल सकती है, पर समस्या का आंतरिक हल नहीं निकल सकता। अस्वस्थता का जो व्यापक दौर चल रहा है, स्वास्थ्य संपत्ति का जो बुरी तरह ह्रास हो रहा है, उसका कारण कोई भौतिक कारण या प्रकृति का प्रकोप नहीं, केवल मात्र मानवीय दुर्बुद्धि है। उल्टा सोचने, उल्टा समझने और उल्टा करने से ही यह संकट आया है। इसका निवारण इस उल्टेपन को सुधारने के अतिरिक्त और किसी प्रकार नहीं हो सकता। ईश्वर की इच्छा है कि सृष्टि का हर प्राणी निरोग जीवन यापन करे। अतएव यह सुविधा सभी को दी है कि वह अपने सीमित साधनों के अंतर्गत सीधे रास्ते चलकर स्वस्थ और दीर्घजीवी बना रहे। वन्य प्रदेश में रहने वाले जितने भी जीव जंतु दिखाई पड़ते हैं, उनमें से कभी कोई बीमार नहीं पड़ता। समय आने पर मरना सबको पड़ता है, पर ऐसा कोई जीव नहीं पाया जाता जिसे रोगों में कराहते हुए अथवा दुर्बलता ग्रसित होकर जीवन यापन करना पड़ता हो। लोमड़ी, खरगोश, बंदर, हिरन, सियार, चीता, रीछ, बाघ, गिलहरी, गिरगिट, मोर, कबूतर, सारस, तीतर, मछली, कछुआ, मच्छर, खटमल, किसी भी वर्ग के प्राणियों पर दृष्टि डालिए, इनमें से कोई भी बीमार न देखा जाएगा। स्वाभाविक और सरल जीवन जीने वाले के लिए बीमार पड़ने का कोई कारण नहीं है। यह मनुष्य ही है जो अपनी बुद्धि के अहंकार में स्वाभाविक, सरल और सज्जनतापूर्ण सीधे साधे जीवन क्रम की उपेक्षा करके उल्टे रास्ते चलता है। आहार विहार में असंयम का समावेश करके रोगों को उत्पन्न करने और उनके जाल जंजाल में फंसकर कष्ट पीड़ित जीवन यापन करने का सरंजाम इकट्ठा करता है। इन बुद्धिमानों की प्रशंसा की जाए या निंदा, मनुष्य के संपर्क में जो प्राणी आए, जिनको उसने पालने बांधने का उपक्रम किया, अपनी बुद्धिमानी उन पर भी थोपी, आहार विहार की दृष्टि में अस्त व्यस्त किया, वे बेचारे भी रोगों के मानवीय उपहार का उपभोग कर रहे हैं। मनुष्य के पालतू जानवरों में भी अक्सर बीमारियां फैलती रहती हैं और उन्हें भी पशु चिकित्सकों एवं औषधियों का रसास्वादन करना पड़ता है। यदि वे मनुष्य से दूर रहकर जंगलों में रहने का अवसर पाते तो निश्चित रूप से इनमें से कोई बीमार न पड़ता और न किसी को इन चिकित्सकों अथवा चिकित्सा उपकरणों के दर्शन की आवश्यकता पड़ती। कहने की आवश्यकता नहीं है कि स्वास्थ्य जीवन की सर्वप्रथम आवश्यकता है। दुर्बलकाय व्यक्ति में पुरुषार्थ करने की क्षमता नहीं होती। जिसकी देह में आत्मशक्ति है वह कोई बड़ा काम कैसे करेगा। देह यात्रा चलाने, इंद्रियों की क्षमता बनाए रखने, भोजन हजम करने, चलने फिरने, नहाने खाने आदि में भी तो शक्ति खर्च होती है। यदि उतना ही उत्पादन हुआ तो फिर आजीविका, उपार्जन, अध्ययन, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष, पारस्परिक सहयोग, मनोरंजन आदि कार्यों के लिए अतिरिक्त शक्ति चाहिए और वह सशक्त रोग मुक्त शरीर में ही उत्पन्न होती है। दुर्बल व्यक्ति इससे वंचित रहता है। कोई कठिन काम करने का उत्साह ही नहीं होता भी है तो तुरंत थकान आ जाने के कारण उसे छोड़ना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति ज्यों त्यों जिंदगी के दिन ही पूरे कर सकते हैं। कोई बड़ी सफलता जिस पर गर्व किया जा सके, ऐसे लोगों के हाथ
नहीं आती।